जय हिंद साथियों। आज 13 फरवरी 2026 है। अब 2027 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे, अपने अपने षड्यंत्र, अपने अपने फरेब, अपने अपने लालीपाप सब देना शुरू कर दिया है। राजनीति के बारे में यदि मैं कहूँ तो एक लाइन में यदि कहूँ तो यही है कि 100 रुपये में 10 रुपये जनता के बीच बिथरा दिए जाएं और 90% उनसे किसी न किसी रूप में ले लिए जाएं। यही षड्यंत्रकारी नीतियाँ, फरेब, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिलता है। सरकारें आपको जो साक्षात दिखने वाली चीज़ें हैं, जो डायरेक्टली फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, जैसे राशन हुआ या अन्य कोई ऐसी चीज़ें हुई जो आपको डायरेक्टली उसका लाभ मिलने वाला है, जैसे किसानों को 2000 रुपया देना या अन्य इस तरह की कोई छोटी मोटी 2-4 हज़ार वाली किसी चीज़ें ला के जनता को, उनके विचारों को डाइवर्ट करना, ये सरकारों का षड्यंत्रकारी खेल है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, जागो देश प्रेमियों जागो, अपने लिए नहीं तो आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जागो। यही सारी चीज़ें सरकारें परोसती रहती हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको टैक्स इतना लाद देती हैं कि उसको जीने का जो अधिकार होता है, जीने का जो माहौल होता है, वो शायद उनसे छिन जाता है। तो इनकी चापलूसी, इनके षड्यंत्र, इनके लालीपाप, इनके फरेब, झूठ और लगातार हर विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को आप लोगों को समझना पड़ेगा और 2027 के चुनाव में एक स्वच्छ फैसला लेकर एक अच्छे इंसान को, अच्छे विधायक और नेता को आपको आगे लाना है, जिससे आप लोगों के भविष्य एक बेहतरीन बन सके और जो एक परंपरागत व्यवस्था थी, राजनीति थी, उसको एक नई दिशा, एक दशा और एक नया प्लेटफार्म मिले ईमानदारी का और जवाबदेही सरकारें बनाने का जो एक विचार होना चाहिए, उस तरह की नीतियाँ सरकार के अंदर और समाज के अंदर व्याप्त हों। तो ये सारी चीज़ें एक कर्मठ, विचारवान, ईमानदार कार्यकर्ता को जब आप राजनीति में उतारेंगे तो मेरा ख्याल है कि देश काफ़ी आगे तरक्की करेगा। और वर्तमान की सरकारों पे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जब विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व बैंक से पैसा भारत लिया हो और 250 लाख करोड़ के बोझ तले लदा हो, जो शायद 3-4 लाख, मैं क्लियर नहीं करूँगा, 3-4 लाख के लमसम एक आदमी के खाते में आता होगा एक कर्ज। अब इससे आप समझ लेना कि वास्तव में राजनीति प्रगतिशील कदम पर आगे जा रही है कि हमें कर्ज में डालकर और नए नए एक बेहतरीन सपने दिखाने में लगी है। इन सारी चीज़ों को जनता को समझना पड़ेगा। स्वच्छ हवा नहीं रही,
स्वच्छ खाना और पीना, रहना, सोना जो होना चाहिए वो नहीं रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की ही बनती है ना। आप हमें शांति, सुरक्षा, विकास, सुविधाओं के नाम पर हमसे अत्यधिक टैक्स लेते हो, और ये साधन, सुविधा, लोन माफ़ी और सुरक्षा, ये सब बड़ा वर्गों को देते हो। जो देश के बड़े बड़े कुबेरपति हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उनको आप सारा सुविधाएं देते हो। तो एक कहीं न कहीं एक विचार निकल कर ये आता है कि आप बहुत बेहतरीन राजनीति करने में माहिर हो, एक आदमी को पैसा लुटाओ और उसी से कुछ परसेंट वापस अपने राजनीति चमकाने और राजनीतिक फंड में और अपने कार्यक्रम को संचालित करने में लगा दो। क्यों 100 लोगों के बीच थोड़ा थोड़ा बांटा जाए और हाय हल्ला होगा कि यहाँ से पैसा आया, वहाँ से पैसा आया। एक आदमी को पटाओ और सारे देश की जो व्यवस्था उसी के ऊपर डाल दो, और वही आपको बैकडोर से अपना धन वापस करता रहेगा और आपकी राजनीति चमकती रहेगी। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि कितने राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें थीं और उनमें फूट डालकर उनके कुछ सांसद विधायकों को पटाकर और वहाँ सरकारें आपने बना लिया। ये क्या खेला बताता है? ये बताता है कि आप पैसा अत्यधिक इसीलिए जमा कर रहे हो कि भविष्य में काम करेगा, और अगर सरकारें किसी राज्य में दूसरे की बनेंगी तो हम 10-10, 5-5 करोड़ देकर उसको खरीद लेंगे। और 10-10, 5-5 करोड़ देना सरकार के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, बड़ा काम नहीं है। वो 100-100 करोड़ भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप 11 लाख करोड़ अडानी को माफ़ करोगे तो वो मूर्ख नहीं है कि 2-4 लाख करोड़ आपको वापस न करे। अगर वो 1 लाख करोड़ भी वापस करेगा, 10% भी, तो आप कितने सांसद खरीदोगे? 100 करोड़, 200 करोड़, जितने में चाहो उतने खरीद लोगे। और जब एक सांसद या विधायक को 100 करोड़ मिलेगा तो ये बड़ी हंसी की बात है, वो कैसे नहीं आपकी पार्टी में आएगा। तो दुनिया के जो जितने निकम्मे लोग हैं, चोर उचक्के बेईमान लोग हैं, चाहे वो नेता हों चाहे वो उद्योगपति हों, सारे लोगों को आप अपनी पार्टी में या तो डरा कर, या तो उसे लाभ दिखाकर, या उसकी संपत्ति सलामत बनी रही, इसका दृश्य दिखाकर आप अपनी पार्टी में उसको शामिल कर रहे हो। और जब आपकी पार्टी में बड़े बड़े लोग, धन्ना सेठ बैठेंगे और लोग रहेंगे, तो चुनाव के दौरान तो पैसा बांटेंगे ही। 10-10 हज़ार बांटना तो मामूली काम था। ये 50-50 हज़ार भी जनता के बीच बांट सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सरकारें जाने ना पाएँ, कैसा भी इनके प्रकरण होना चाहिए। लेकिन ये स्वच्छ नीति और विचार नहीं हो सकता है। स्वच्छ नीति और विचार वो होता है कि आप कर्म करो और कर्म के द्वारा बताओ कि हमने देखो इतनी बेहतरीन काम किए हैं, और बेहतरीन काम अगर आपको जम रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें आगे बढ़ाइए और हमारी सरकार बनाइए, हम और अच्छा काम करेंगे। इस तरह के विचार लाइए। इस तरह के विचार के माध्यम से जब आप जनता के बीच जाओगे तो उसकी बातें अलग है, और जनता वाह वाह करेगी और खुदा समझ के आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन नीतियाँ क्या चल रही हैं? सारे सिस्टम जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको भी हाईजैक कर लेना, बहुत सारा खेला है। मैं कहूँगा तो मेरा लेक्चर चलता ही रहेगा, रात दिन चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं अभी किसी एक विभाग के लिए नहीं कह रहा हूँ। यदि आप किसी एक विभाग के लिए बताऊँगा तो जो भी आपकी व्यवस्था है उसकी एक सूक्ष्म ढंग से मैं आपको दर्शन करा दूंगा, किस तरह से ये सरकारें चलती हैं, किस तरह से ऑफिसर धन लूटने में लगा है। और ज़्यादा मैं न कहना चाहूँगा, बस इतनी
बातों से आप लोग भी समझिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जागो देशवासियों जागो। अपने हक अधिकार संवैधानिक व्यवस्था जो आपके को मिली है संविधान के द्वारा, वो आप उसे प्राप्त करने में अपना चिंतन करो और एक अच्छे राजनेता को आगे लाइए, जिससे ऐसा लगे कि वास्तव में अब राजनीति में बदलाव आया है और अच्छे लोग आ रहे हैं, संत लोग आ रहे हैं, ईमानदार लोग आ रहे हैं, कर्मशील लोग आ रहे हैं, देश की सेवा करने वाले व्यक्ति लोग आ रहे हैं। इस तरह आएँ और बदलाव आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये जो लंबी लंबी जो लोग ये पार्टियों में सत्ता में बैठे बातें कर रहे हैं, ये इतना ही होगा कि चिकित्सा विभाग में जाओ तो वही खेला, शिक्षा विभाग में जाओ तो वही है, किसी भी विभाग को ले लो तो क्या ये बेहतरीन रामराज की संकल्पना है या इस तरह का एक रामराज कहेंगे? रामराज देखना है तो आपने देखा ही होगा दिल्ली में किस तरह की सरकारें नहीं। आप उससे कुछ तो सीख लो। और जनता कहती है कि सरकार का जो उत्तरदायित्व होता है, जनता द्वारा चुनी जनता के लिए ही सरकार होती है। और जब जनता के लिए ही है तो जनता के साथ अन्याय करना, उसे प्रताड़ना करना, उसको उसके जीवन का जीने का जो अधिकार है उसको छीन लेना, ये कहाँ की आपकी राजनीति है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं और जो लंबी लंबी बातें करते हैं, चाहे राजनेता हों चाहे बड़े बड़े ऑफिसर हों, वो हमारे जैसे लोगों से पाला पड़ेगा तब उन्हें मालूम पड़ेगा कैसे जीना चाहिए और सेवा क्या होती है। और सेवा हो ही नहीं सकती जब तक ये नौकरशाह अपने को साहब लगाते रहेंगे। हमने तो 2-3 क्लास में जब पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता है साहब माने भगवान, साहब माने भगवान। ये भगवान का रूप जब बने रहेंगे तो ये कभी आपकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए जब इनके नाम के आगे से साहब हटेगा तभी देश में बदलाव आएगा, नहीं तो ये साहब के रुतबे में आपको चूसते रहेंगे और अपना और अपनों का घर परिवार संपन्न करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे और अकूत संपदा जमा करते रहेंगे। अब पिछली सरकारें जो आईं, वर्तमान में जो भी हैं, ये क्या कहा था कि हम ऑफिसरों को टाइट करेंगे, हो गए टाइट। इनके बस का नहीं है टाइट करना। सरकार कैसे चलानी चाहिए, ये अच्छे लोगों को आम जनमानस आगे लाए और आप लोग लाइए, फिर आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में अच्छी राजनीति क्या होती है। बहुत सारे प्रश्न हैं, ये तो वही परंपरागत जो राजनीति आती रही उसी का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे बड़े पहले आज़ादी के बाद मठाधीश रहते थे और वही पैसे वाले मठाधीश को टिकट मिलता था, वही जीत के आ जाते थे, जैसे भी करना है वो करते रहते थे। लेकिन ये इतना मैं और ज़रूर कहूँगा कि जो पहले की सरकारें थीं वो इनसे बहुत बेहतरीन थी। पहले जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो कहीं न कहीं ठीक ही था, कुछ परसेंट वो अपना अनाज वगैरह लेके जाते थे और डर की वजह से कोई जल्दी से कोई गलत कदम नहीं उठाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, ऑफिसर और नेता ये दोनों ये कानून को अपनी जेब में डाले घूमते हैं और यही कानून को बेचने में लगे हैं, यही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और छोटा वर्ग को तो ये लोग दबा कर रखे हैं और उनको कानून का डर दिखाकर उन्हें कहीं न कहीं प्रताड़ित करते रहते हैं। ज़्यादा ना कहूँगा क्योंकि ये बहुत सारा समय इसमें लग गया है, 14 मिनट के ऊपर शायद हो रहे हैं। तो सभी देशवासियों को सादर नमन, वंदन। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।